Quest presents News 18 Rising India She Shakti, an event hosted in the national capital to honor and celebrate the contributions of women across all disciplines. Away from the metros in the heart of Bharat, we bring you stories of courage, grit, diligence and determination. We talk to some remarkable ladies who are transforming the lives of rural and tribal women for the better, and also those who stepped out of their comfort zone and made a mark for themselves in largely male-dominated fields of work. ये एक बहुत ही स्पेशल सेशन है, थोड़ा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि जिन विषयों में इन्होंने काम किया है उनकी अक्सर चर्चा नहीं होती। बुधरी ताती जी, आप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती हैं। आपने 500 से ज़्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। क्या प्रेरणा रही आपकी? क्यों आपने सोचा कि यही आपको करना है? मैं क्योंकि जो वहाँ का परिस्थिति थी पहले से जो देख रही थी कि मैं 1984 में 15 साल की थी, तभी समाज के काम करने के लिए मुझे अपने मन में जो प्रेरणा आया कि ऐसी जो छत्तीसगढ़ में दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला में हजारों बहनें हैं, कभी विद्यालय नहीं गए, न कुछ भी नहीं किए। ऐसे बहनों के बीच में मुझे क्या करना होगा, ऐसा सोच के मैं इस काम को शुरू की। और मैं सबसे पहले तो नागपुर में गई, महिलाओं का जो काम देखी 1.5 महीना में, उससे मुझे बहुत कुछ प्रेरणा मिला। और जब जो है मैं वहाँ जा कर के मैं काम करने का प्रयास की। और सबसे पहले आप सब जानते होंगे अबुनमर क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कभी हम सभी लोगों से कभी उनका उठना बैठना मिलना नहीं होता है। ऐसा जो परिवार है, जो 12 गाँव को हमने चयनित किए और उस गांव के बीच में हमने गए हैं, तो वहाँ जाने के बाद हम सबको देख करके सब छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके भागना चालू किए। तो भागना चालू किए, हम उनके पीछे हम लोग भी भागने लगे। जब तक उनके पीछे हम नहीं जाएंगे तो उनके सामने लाएंगे कौन लाएगा, ऐसा सोच के हम लोग उनके पीछे गए। वहाँ देखे तो पूरे ऐसा समाज है, कुछ समाज ऐसा है कि वो कभी आगे का जो उनका जो विकास की बातें कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं उनको चिन्हित किए, वहाँ गए, उनको जो है हमें ऐसा प्रेरित किए और उनको एक तो पूरे 500 गांव को पहले संपर्क किए। संपर्क करने के बाद मुझे ऐसा समझ में आया कि इस जगह में काम करना है तो कैसा करना होगा। तो हम जैसे बड़े बहनों को संपर्क किए, हमारे पास लाने के बाद जो है उनको हमने सबसे पहले शिक्षित बनाने का कोशिश की है। कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति स्वयं को शिक्षित होना पड़ता है, उसके बाद जो है काम करना होगा। ऐसा बहने को सबको लाने के बाद जो है हम लोग उनको शिक्षित किए। कभी विद्यालय नहीं गए ऐसी बहनों को हमने उनको साक्षरता बनाए। 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं जितना पढ़ाना ऐसा पढ़ा करके उन्हीं बहनों के माध्यम से हमने 400-500 महिलाओं को काम करने का प्रयास किए। बहुत ही सराहनीय है और मुझे यकीन है आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हैं और समाज का जो रुख है वो भी अपनाता नहीं है इतनी जल्दी ऐसे चेंज को। हम आपके पास आएंगे, अभी फ़िलहाल भूरी बाई जी के पास जाते हैं। आप भील आर्टिस्ट हैं और आपने पिथौरा म्यूरल पेंटिंग में काम किया है। ट्रेडिशनली महिलाओं को इस क्षेत्र में अपनाया नहीं जाता, तो आपने क्यों चुना ये, और आपको शुरू में किस तरह की रेजिस्टेंस, किस तरह की सामाजिक प्रेशर से आपको आगे बढ़ना पड़ा? देखिए, ये हमारा भील आदिवासी पिथौरा है, वो पिथौरा की पहचान है जी। लेकिन जो हमारे जो जनजाति में जो महिलाएं हैं वो पिथौरा नहीं बनाती है, लेकिन ये हमारी पहचान है। मैं पिथौरा को नहीं बनाऊंगी, लेकिन उसमें जो पूजा में पिथौरा बाबा का जो घोड़ा है और उसमें जो पूजा में लेते हैं वो चीज़ मैं नहीं बनाऊंगी। मैं बनाऊंगी जो मुझे बचपन से ही शौक़ था
जब मैं 7-8 साल की थी। तो मुझे बहुत शौक़ था, मेरे को ऐसा मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन मेरी माँ कहती थी त्यौहार आ रहे हैं तो वो गोबर मिट्टी से अपने घर की दीवारों को लिपा पोती करते हैं। शादी होती है तो जैसे शादी वाला घर लगना चाहिए, जब पूजा होती है तो पूजा वाला घर लगना चाहिए। तो मैं अपने हाथ से ही कलर लेके और बैठ जाती थी, मैं खुद ही हाथ से कलर बना लिया करती थी। जैसे वो केकड़ा मिट्टी निकालता है, वो मिट्टी ले आती थी। काला कलर जो मिट्टी का तवा पे हम रोटी बनाते हैं उसको खुरूस के काला कलर बना लिया करती थी। दोनों बहनें 2 रुपये कमा के लाती। ऐसा करते करते फिर हमारी दोनों बहनों की शादी हो गई। मेरा पति कहने लगे, बोले गांव में तो 1 रुपये मिलते हैं, 1.5 रुपये मिलते हैं, उसमें कहाँ पूरा होता है, अपन शहर से लें, शहर में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मेरा पति मेरे को भोपाल में लेके आया। जब भोपाल में आए हम तो एक म्यूज़ियम है भारत भवन करके, वो म्यूज़ियम बन रहा था। तो मैं आते से म्यूज़ियम में वहाँ पर मैं मजदूरी करने लगी। मुझे नहीं पता कि वो कौन थे क्या थे, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट भी थे और भारत भवन के डायरेक्टर भी थे, जे स्वामीनाथन जी जगदीश करके। और वहाँ से उनके स्वामी जी के कहने पर रंग कलर बुरुश से मैंने शुरुआत की। तो उन्होंने 5 दिन बनवाया मेरे को 5 दिन के 50 रुपये दिए। अरे वाह। और मैंने कहा ये इतने सारे पैसे क्यों दे दिए उनने। मैं मजदूरी कर रही तो मेरे को हफ्ते भर का 30 रुपये मिल रहे। मैंने कहा मेरा पति मेरे को डांटेंगे, मेरे को गाली बकेंगे कि काय के 50 रुपये मिले, डर भी लग रहा है। और फिर ऐसे करते करते फिर आया वो 2-2.5 साल के बाद फिर आया, कहने लगे भूरी भाई आपसे और बनवाना है। तो मैंने कहा हाँ बना देंगे। 10 दिन और बनवाया, 10 दिन के मेरे को 1500 रुपये दिए। ऐसा करते करते फिर कुछ सालों के बाद मेरे पति ने मेरे को ये, आप यहाँ आ गए, आप बोलने से डर रहे थे और आप इस मंच पे अपनी पूरी कहानी सुना रहे हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग और प्रेरणादायक आपकी कहानी है। मैं फिर आती हूँ आपके पास, पर इस वक्त मैं चाहती हूँ कि हमारे जो बाकी गेस्ट हैं वो भी जुड़े हमारे साथ। श्रीमती सुरेंद्री देवी राणा से हम बात करते हैं। आपने हैंडीक्राफ्ट्स के क्षेत्र में काम किया है और 35 विमेन वेलफेयर ग्रुप्स के साथ आप जुड़ी हुई हैं। आपने क्यों इसको चुना और किस तरह का संघर्ष आपने देखा और किस तरह का बदलाव आपको लगता है आप लेके आई हैं अपने परिवार में और अपने समाज में अपने काम के थ्रू? मैं बहुत गरीब परिवार से थी और एक हमारी जो दीदी आई थी हमारे गांव में, उन्होंने कहा कि बहन एक समूह बनाओ आप। तो मैंने कहा समूह क्या चीज़ होती है, मैं समूह को तो पहचानती नहीं, समूह होती क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक बार जुड़ो, आप 10 महिलाओं को इकट्ठा करो और उसको एक ग्रुप बना के और बैंक में जाके खाता खुलवाएंगे और आप हर महीने में 20 रुपये जमा करना। तो मैंने 10 महिलाओं को बुला के और हमने मीटिंग करके मैंने समूह बनवाया। समूह बनवाने के बाद जैसे कि हमने 20 रुपये महीना जमा करते थे, उस टाइम ऐसी हालत थी मेरी कि महीना आ जाता था लेकिन मेरे पास 20 रुपये भी नहीं होते थे। फिर ऐसे ही हमें 50,000 का हमें लोन मिला, उससे मैंने एक भैंस ली और क्या कहते हैं हमारी जो 7 जो महिलाएं थीं उन्होंने भी एक भैंस ली। उस टाइम में 5 से 6 हज़ार तक की भैंस थी। तब हमने और अपने जो समूह था, समूह का नाम रखा था महिला कल्याण स्वयं सहायता समूह, ताकि महिलाओं का कल्याण हो। उसके बाद हमने जैसे हमने भैंस ली उसका दूध बेचा और थोड़े थोड़े पैसे हमारे आते गए। और जैसे कि हमारे और भी गांव की महिलाएं वो भी कहने लगी कि जैसे ही आप अपना समूह चला रही वैसे ही हमारा भी समूह बनवाओ। तो ऐसे करते करते मैंने 35 समूह बनाए और उनकी मैं अध्यक्ष हूँ मैं। और आज मैं हर महीने में 110 रुपये महीना जमा करती हूँ। और 2010 में एक टेलर मास्टर आए, उन्होंने ट्रेनिंग दी मेरे को। जो घास की जो डलियाँ, छोटी छोटी डलियाँ कलरफुल वो बनाते हैं, उसकी मुझे ट्रेनिंग दी 3 महीने की। मैंने उस ट्रेनिंग में 3 महीने की ट्रेनिंग ली। उसके बाद में मास्टर टेलर खुद ही बन गई मैं और गाँव में वो ट्रेनिंग देती गई। जिनको मैंने सिखाया उनमें से 1000 महिलाएं जो मेरे साथ अभी काम कर रही हैं और वो उनको सिखाया वो खुद ही मास्टर टेलर बन गई हैं। और आज के दिन जो मेरी साथ जो काम कर रही हैं वो इतना खुश हैं कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो अपने आप को आत्मनिर्भर कर रही हैं। हम अचम्मा जी से भी बात करना चाहते हैं। हिंदी नहीं बोलती हैं आप, मैंने सुना, पर आप गाती हैं बहुत अच्छा, आप ट्रेडिशनल फोक सिंगर हैं। तो आप और म्यूज़िक की कोई भाषा नहीं होती, वो आप किसी भी भाषा में गाएं, उसका जो भाव है वो लोगों तक पहुंच जाता है। तो व्हाई डोंट यू सिंग समथिंग फॉर अस? శ్రీరామచంద్ర నిన్ను పిలచితిరా
ఓ సీతమ్మ నాథ నిన్ను పిలచితిరా మెరుపల్లె మెరిసావు ఆ మిథిలలో మెల్లంగా విరిచావు శివ విల్లును రామ్ రామ్ సీతారాం 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 राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। दसरा नवरात्रि उत्सव में ये गाते हैं। बड़ा गांवों का महिला सम्मेलन होगा। 2000-3000 लोगों को महिलाओं का सम्मेलन करेंगे। बहुत ही खूबसूरत। बहुत कम समय हमारे पास। इट डज़ नॉट डू जस्टिस टू योर स्टोरीज़। आपकी कहानियाँ बहुत प्रेरित कर सकती हैं बहुत लोगों को, पर इस मंच का जो ध्येय है वो ये है कि हम एक आइडिया दें लोगों को, एक बात शुरू करने का पॉइंट दें और फिर उससे लोग सीखें। तो थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी कहानी, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, हमें बताया किस तरह का संघर्ष आपने देखा है और क्या आपने अचीव किया है। Please put your hands together for our panelists. So it is an absolute pleasure for me to be speaking to these 4 women because I've been lucky in my field. There have been a lot of women who've done what I do and they've paved the way for women like me. But I have a unique set of panelists and speakers and guests who've done first as women in their fields or are achieving things in their fields that even men have not done. Sanobar, let me begin with you. Was it always a dream for you to do stunts? Is this something you grew up wanting, or is this just something that happened to you, and why? Well, it's very important how you grow in life and how you are raised. It is very important and it plays an utmost major chunk in your life. It takes away and it gives you a lot. So when I was 12, I auditioned for my first shoot, and that was the moment, that was that epiphany when I realized that this is something that I'm very good at doing and I want to continue doing it, because I realized the whole purpose of education is in the end doing something and enhancing your talent and what you're good at. And I realized that at the age of 12 when I performed my first stunt, and since But how did you get into doing stunts? I was a black belt in karate. I was also a gymnast and a very good swimmer, and even better underwater swimmer. I could hold my breath for 2 minutes at that time. So a lot of these skills build up your reflexes. I am also an advanced deep sea diver and a skydiver. I hold a lot of records for the same too. And yes, so that is how it enhances your reflexes. And because your reflexes are enhanced in a particular manner, the way you react, and in the split second the way you react when you're supposed to whilst performing stunts is something that is built over a period of time, and I realized it. You realized it when you were 12? I realized it when I was 12. Wow, wonderful. Well, that is one thing that really helps, knowing exactly what you want. But before I go to our other guests, Sanobar, I do want to ask you, it is very difficult for women to be taken seriously, even in fields that are not so male-dominated. But your field was not associated with women at all. There were no roles where women would perform stunts. So forget about having a woman, stunt master. So I want to understand from you, how difficult was it for you, or was it difficult for you to be taken seriously in the industry? Well, to be taken seriously, you had to outperform what a guy could not do. In fact, you had to perform better than them, and at the same time, it's not easy. It is difficult because, let's say, even if you, at the end of the day, I'll give you one small vague example. I was called for a bike riding shoot. And it was this very simple shot. I didn't have to do any tricks, nothing, just ride the bike, point A, point B. And just before the take, the director asks me in front of everyone in the loud mic saying, "Can you ride a bike? Are you sure you can ride the bike? Wait, stop." And I'm like,
didn't you see me ride a bike to the shoot? Isn't that what I'm hired for? Yeah. So even though you were hired for that job, the director was uncertain you could do that job. Just before the take, he was absolutely uncertain that I could do it or not. And that is where you have to take criticism, and you have to take things with a pinch of salt and a pound of positivity. Absolutely. Well, other than that, you wouldn't be able to do it. But Yogita, I want to come to you. You're India's first truck driver. If I have it correct, आपने एक पर्सनल ट्रेजेडी के बाद ट्रक ड्राइविंग शुरू करी. आपने लॉ पढ़ी थी, लेकिन आप लॉयर का काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि आपको लगता था कि उसमें आपको सेटल होने में और पैसे बनाने में बहुत टाइम लगेगा. लेकिन ट्रक इजी मनी था या क्विक मनी था. एम आई राइट? या बट ट्रक ड्राइविंग एक ऐसा काम है जो महिलाएं करती ही नहीं थी. नो वुमन वाज डूइंग दिस बिफोर यू. सो व्हाई वुड यू इवन थिंक ऑफ डूइंग दिस? एंड वाज देयर नॉट अ डाउट दैट आई कैन डू दिस? मेरी सोच ये थी कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे महिलाएं नहीं कर सकती. ये जो सोच थी कि महिलाएं ये काम नहीं करती है, ये उन लोगों की सोच है. मेरी सोच तो नहीं थी ना, तो मेरी सोच नहीं थी तो मैं कर सकती हूँ. जी बिल्कुल. बट आपको लोगों ने कुछ डराया, कुछ ये भी कहा होगा कि आप मत करिए, बड़ा रिस्की काम है. ट्रक ड्राइविंग आप करोगे तो पूरे देश में आपको जाना होगा, अकेले जाना होगा. मैंने नहीं सुना उनका कुछ, मतलब जो भी उन्होंने कहा, और मैंने तो वही किया जो मुझे करना था, और उसी में आगे बढ़ी और आज भी कर रही हूँ. लेकिन करते करते क्या चैलेंजेस आपने देखे, जो सिर्फ वो चैलेंजेस थे जो आपकी कैपेबिलिटी से रिलेटेड नहीं थे, सिर्फ उस चीज़ से रिलेटेड थे कि आप एक महिला हैं? हाँ, एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज ये था कि पब्लिक, मतलब आम जो लोगों के बीच मेरी गाड़ी जाती है और आती या रुकती, या फिर मैं जैसे टायर वाले के यहाँ पे रुकी है गाड़ी और मैं कह रही हूँ कि भैया टायर बनाएंगे, तो वो स्कूटर लेके गाड़ी के मतलब दुकान के पास आ जाता है, बोलता बनाता है. फिर मैं कहती हूँ भैया मेरा गाड़ी का टायर बनाएंगे, तो बोले ये स्कूटर आपकी नहीं है. मैंने कहा नहीं, मेरी वो ट्रक है, उसका टायर बनाएंगे. तो आपकी गाड़ी नहीं पहचान पाते थे वो? हाँ, मतलब कभी सोचा ही नहीं उन लोगों ने कि ट्रक आपका हो सकता है. और ऐसे ही हाथ से सभी दूर ज़्यादातर हुए. आई थिंक ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड दिस कि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ बिहेव करें, कॉन्फिडेंस के साथ चले, तो लोगों को वो दिखता है. और आपके सामने अगर कोई गलत नज़रिए का मर्द है भी, तो वो भी आपसे ज़रा 2 कदम दूर ही रहेगा. चंद्रप्रभा जी भी एक ऐसी ही महिला है जिन्होंने वो काम किया है जो महिलाएं नहीं करती थी. आप एक अर्थ मूवर हैं, आप बड़ी बड़ी मशीनरी और व्हीकल्स चलाती हैं. तो हम मुझे अपने सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताइए. ये काम आपने क्यों शुरू किया? आपके हस्बैंड करते थे उसी कंपनी में? नहीं, उसी कंपनी में काम करते थे, लेकिन कंपनी में काम करते थे. लेकिन जो हैवी व्हीकल्स हैं वो आपने चलाना शुरू किया. हाँ. ऐसा क्यों? पीऊन चपरासी भी बनते हैं, यानी सब काम करने वाले बनते हैं, लेकिन ऐसा हेवी मशीन चलाने वाले कोई नहीं बनते. तो हमने सोचा कि हम नया कुछ करके दिखाएंगे. और फिर मेरे को बहुत लोगों ने डरा है कि खदान है, वहाँ मर जाते हैं, घुटने टूटते हैं, कमर टूटती है, और वो जेंट्स का काम है, लेडीज का काम नहीं है. फिर भी मैंने बोली कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगी और कर सकती हूँ जी. और आगे बढ़ गई मैं. मेरे को सपोर्ट सब लोगों ने किया है, मेरे ऑफिसर लोगों ने, सब ने सपोर्ट किया जी. और कोई कोई डराते थे कि नहीं करना करके, लेकिन घर का भी सपोर्ट अच्छा था कि आप कर सकती हो जी. मैं करके दिखाई. बिल्कुल. सो बेसिकली इवन इफ देयर आर इश्यूज ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, यू कैन ओवरकम इट. अगर आपके पास बिलीफ है और कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो, यू कैन ओवरकम. बिल्कुल कर सकते मैम, बिल्कुल कर सकते सारा. तो आप मुझे बताइए, आपके फैमिली में बच्चे हैं आपके? हाँ. लड़की एक लड़का है? एक लड़की. अच्छा, तो आप अपनी लड़की के लिए क्या चाह रही हैं? अब क्या करें वो? लड़की के लिए जी. लड़की के लिए वो भी मेरे जैसी स्ट्रांग बनना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए. बिल्कुल. Let me go across to Bhavani Devi as well, who's the sports star and athlete on the panel. Bhavani, you are playing a sport which is not very well known in India. On top of that, it is a sport which is physical. It's not, I mean, you obviously do touch your opponent, but not quite in contact sport. But was there ever a time that you were discouraged from playing this sport? Ki, why don't you as a woman maybe play something else that would be better for you? Hi. First of all, thank you for having me. I'm really honored to be here. So yes, in the beginning of my career, I always faced these questions, but from outside, not from my family.
So always people or my friends, mothers or father, they always tell me like, Bhavani, I think fencing is not for India. Why you waste your time and energy? Better focus on your education, get a job, do something else. You can't build a career in fencing. But for me, I understand from their concern, you know, but they don't know what sports life is. Not all people who do sports achieve in the sports, whether it is popular sports or not popular sport. But for me, fencing, the first ever competition in fencing was the school games. I lost my match, but all my schoolmates, my teammates got medal. So from that day, I thought like I want to do something in this sport, not in the district level, but I want to win something for India. So that's what kept me motivated. But for me, the most important thing which I had with me was I want to do my 100% effort, whether I have money or not, whether I have support or not. From my side, after I leave the sport, I don't want to feel regret. Oh, I should have tried. Maybe I could have tried. Maybe I could have taken loan, or I could have go for this competition. But I know that I will work hard. I know I'm ready to work hard. I know I can do something, but I don't know what. But I want to try for it for 100%. And for that, my family has stood by me all the tough times. I think it's because of their support and strength which kept me going forward whenever I face so much of problem. Yes. Excellent. Well done. I do thank all of the lovely ladies for being here. योगिता जी, चंद्रप्रभा जी, भवानी, सनोबा, thank you so much for being here. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. It's great to be back, specifically on this panel, because here's a personal story. I am the daughter of a fighter pilot in the Indian Air Force, and so it gives me a lot of pride, and it is my privilege here to speak with these ladies here, these officers here who've really been the torch bearers for gender equity and gender balance and gender parity as far as our forces are concerned.